चंपारण भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला। नील आंदोलन जिसने गांधी को महात्मा बनाया। चंपारण नील सत्याग्रह की अनकही कहानी रण चंपारण। आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण में सुनिए आज की कड़ी। चंपारण ज्ञान, समन्वय, सद्भाव और संतुलन की भूमि तो था ही, अन्याय के विरुद्ध विद्रोह भी उसके मूल चरित्र का हिस्सा हमेशा रहा। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के तमाम प्रमाण इतिहास की किताबों में दर्ज हैं। कई बार उसका विरोध आक्रामक और हिंसक हुआ। सन 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के समय का सुगौली विद्रोह हो या अंग्रेज निलहे ब्लूमफील्ड की हत्या, चंपारण ने अपना विद्रोह ढका छिपा रखने की कोशिश कभी नहीं की। कई इतिहासकारों का स्पष्ट मत है कि महात्मा गांधी चंपारण न आए होते तो भी वहां नील की खेती कराने वाली कोठियों के खिलाफ व्यापक विद्रोह और आंदोलन होना तय था। हालांकि 20वीं सदी के प्रारंभ में लोगों को यह एहसास होने लगा था कि नील के विरुद्ध हिंसक आंदोलन पहले की तरह कुचल दिया जाएगा। उससे निलहों के ऊपर बहुत असर नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद निलही कोठियों का अत्याचार जारी रहा और उस पर होने वाली प्रतिक्रियाएं हिंसक बनी रहीं, बल्कि उग्र हो गईं। बंगाल में नील आयोग के गठन और नील की खेती उजड़ जाने से चंपारण को उम्मीद बंधी थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सन 1867 में बेतिया में किसान विद्रोह हुआ। विद्रोह की आग सबसे पहले लाल सरैया कोठी के जौकटिया गांव में भड़की और फैलती चली गई। रैयतों ने नील की खेती से इनकार करना शुरू कर दिया। सन 1857 के विद्रोह को मात्र 10 साल बीते थे और अंग्रेज सरकार खुद उसकी पुनरावृत्ति के डर से आतंकित थी। बगहा के संस्कृतिकर्मी और शोधकर्ता रविकेश मिश्र चंपारण किसान आंदोलन और सन 57 के विद्रोह के बीच एक कड़ी देखते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो 1857 का विद्रोह था वो बिल्कुल शस्त्र पर आधारित विद्रोह, लेकिन उसकी चिंगारियां कभी बुझी नहीं, कुछ न कुछ होता रहा। और यहाँ 57 में लोग इसकी चर्चा नहीं करते। यहाँ सुगौली का जो मिलिट्री कैंप था वो फूंक दिया गया था। तो चंपारण के लोगों में एक कहिए जो एक मौन विद्रोह था, वो बोलता नहीं था लेकिन करता था, उसमें आग थी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की उपलब्धियों में एक ये भी है कि उन्होंने स्थानीय आंदोलनों की दिशा बदल दी, उसे हिंसक प्रतिकार से अहिंसक विरोध में बदल दिया। वरना तब तक कोठियां जलाना, नील के प्रबंधकों को पीटना, उनकी हत्या कर देना आम होता जा रहा था। मोतिहारी, तिलहरा और साठी की घटनाएं हो चुकी थीं। परसा, मलहिया, बैरिया और कुड़िया में हिंसात्मक झड़पें हुई थीं। इसके साथ रैयतों की ओर से अदालती मामले भी चल रहे थे। शिकायती पत्र लिखे जा रहे थे, दरखास्त दी जा रही थी। महात्मा ने दोनों स्थितियों को गौर से देखा। एक तरह से देखा जाए तो चंपारण की जमीन महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के लिए तैयार थी। इसका काफी अंदाजा गांधी को मुजफ्फरपुर में 4 दिन के अपने प्रवास के दौरान हुआ। उन्होंने जेबी कृपलानी से इस संबंध में विस्तार से चर्चा की। ये वहीं तय हो गया कि गांधी को सत्याग्रह का दक्षिण अफ्रीका का प्रयोग भारत में दोहराने के लिए 5 साल प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब तक गांधी के चंपारण आने की खबर आम हो चुकी थी। शोधकर्ता और लेखक पुष्यमित्र। दिलचस्प यह है कि 1916
के आसपास से ही चंपारण के पूरे इलाके में यह बात सरकारी महकमे में भी और आम लोगों में भी यह बात फैलने लगी थी कि गांधी यहाँ आ सकते हैं और आंदोलन कर सकते हैं। हर जगह इस तरह की चर्चाएं थी। कई गुप्त रिपोर्ट में भी इस बारे में लिखा गया है। एक सज्जन ने तो 1916 में टेलीग्राम भी किया था महात्मा गांधी को कि आप यहाँ आए और यहाँ आंदोलन करें। अपनी आत्मकथा में गांधी स्वयं को 20 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से लौटा नया प्रवासी भारतीय कहते हैं, जो देश के बारे में कम जानता था। लोग उन्हें नहीं पहचानते थे। इस स्थिति का उन्हें लाभ हुआ और वो जमीनी हकीकत जान सके। यात्राओं में तकलीफ हुई, पुलिस पूछताछ का शिकार होना पड़ा, पर आम हिंदुस्तानी मानकर लोगों ने अपनी बात उनसे दिल खोलकर की। उनकी पोशाक इसमें सहायक सिद्ध हुई। इस दृष्टि से महात्मा गांधी के चंपारण आने की अफवाह हैरान करती है। एक और गांधी थे जिन्हें खुद उनके शब्दों में दिसंबर 1916 तक यही पता नहीं था कि भारत के नक्शे पर चंपारण कहाँ है, और दूसरी ओर थे चंपारण के गांव जो उनके आगमन को लेकर आश्वस्त थे, राह देख रहे थे। आखिर ये अफवाह फैला कौन रहा था? गांधी संग्रहालय पटना के सचिव रजी अहमद के मुताबिक ये काम गांव-गांव फैले आर्य समाजियों ने किया। एक वहाँ आर्य समाजी थे जमुनानंद, वो जमुनानंद ने वो सबसे बड़ा काम किया है गांधी के आने में। वो पहले ही पूरे इलाके में घूमता कि एक चमत्कारी बाबा आने वाले हैं। कोई नहीं जानता है गांधी कौन है। एक चमत्कारी बाबा आने वाले हैं जो हम लोगों का कल्याण। वो जमुनानंद एक आर्य समाज के प्रचारक थे, सीधे साधे से आदमी। वो लखनऊ कांग्रेस गए थे, उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया था कि एक चमत्कारी आने वाला है। अब चमत्कारी गांव के लोग तो चमत्कार से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। चंपारण सत्याग्रह को देखने के कई नजरिए हैं। एक नजरिया यह है कि चंपारण ने महात्मा गांधी को भारत में पहली बार किसी गांव से जोड़ा। इससे पहले कि उनके सभी आश्रम शहरों में थे, कर्मभूमि वहीं थी। कांग्रेस का चरित्र भी कुछ इसी तरह का था, शहरों तक सीमित पढ़े लिखे लोगों का समूह। पुष्यमित्र कहते हैं, चंपारण का आंदोलन वो पुल है जो कनेक्ट करता है कांग्रेस के आंदोलन को, राजनीतिक आंदोलन को लोगों के जन आंदोलन से, और उस पुल से महात्मा गांधी गुजरते हैं और उस पुल से गुजरते हैं राजकुमार शुक्ल। इस तर्क को कुछ और पीछे दिसंबर 1916 तक ले जाया जा सकता है, जहां कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार एक किसान ने भाषण किया, हिंदी में अपनी बात रखी और चंपारण का मुद्दा उठाया। महात्मा गांधी उसके श्रोताओं में थे। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण। परिकल्पना, शोध, आलेख और स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति विनोद कुमार। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।